हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए डैश, जबकि अवरोही भुजा इसके लिए डैश है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर खाली जगह में क्या भरा सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसका मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर चूंकि हेनले लूप की चर्चा की गई है, हेनले लूप, और यह हेनले लूप वृक्क में मौजूद नेफ्रॉन का भाग है। नेफ्रॉन का एक मुख्य भाग है जो मूत्र निर्माण में मदद करता है, जो रक्त को छानकर मूत्र निर्माण में मदद करता है। तो यहाँ पर ये जो मदद करता है किस प्रकार से करता है, तो हेनले लूप के पास दो भुजाएं होती है, एक आरोही और एक अवरोही। यानी अगर हम इसके नेफ्रॉन को देखें तो कुछ इस तरह की संरचनाएं होती है। एक बोमेन कैप्सूल होता है, बोमेन संपुट होता है, जो यहाँ पर एक समीपस्थ कुंडलित नलिका बनाती है, और इसके बाद यह इसकी भुजा नीचे की ओर आती है और यह पतली होकर के हेनले लूप का निर्माण करती है। यह यू आकार की यहाँ पर नलिका बना रही है मुड़ करके। फिर यह नलिका ऊपर की ओर जाती है, इसको हम लोग कह सकते हैं आरोही भुजा, और ये फिर आगे कुंडलित होकर के दूरस्थ कुंडलित नलिका बनाती है, और फिर इसी नलिका में सभी वृक्क से, सभी नेफ्रॉन से यह मूत्राशय में पहुंचता है और शरीर से फिर बाहर निकलता है। यानी यहाँ पर अगर हम हेनले लूप को देखें तो ये हमारा हेनले लूप हो जाता है, और इस हेनले लूप में देखेंगे तो ये चूँकि यहाँ से जो छन करके आता है द्रव, वो इसी रास्ते से आगे बढ़ता है, इस तरह से आगे बढ़ता है और छनते हुए जाकर के यह मूत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है, चूंकि ये नीचे की ओर आती है, तो ये हेनले लूप की अवरोही भुजा कहलाती है, और ये जो ऊपर की ओर जाती है इसको हम कहते हैं आरोही भुजा कहते हैं। तो इसमें दो भुजाएं हैं, आरोही और अवरोही भुजा। तो यहाँ पर इसका क्या काम होता है, तो यह दोनों मिलकर के यहाँ पर परासरण दाब प्रवणता उत्पन्न करती है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो यहाँ ये वाला जो पार्ट्स हम देख रहे हैं, अवरोही भुजा, यह भाग जल के लिए पारगम्य होता है, लेकिन यह आरोही भुजा जो है वह जल के लिए अपारगम्य होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड के लिए हम बोल सकते हैं कि यह पारगम्य होता है, लेकिन अवरोही भुजा अपारगम्य होती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न के आधार पर अगर हम उत्तर देखें यहाँ पर, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर कहता है आरोही भुजा जल के लिए डैश होती है। तो आरोही भुजा जल के लिए क्या होता है, आरोही भुजा ये है, और यह जल के लिए क्या होता है, तो यह अपारगम्य होता है। यानी कि पहला जो यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा अपारगम्य, जबकि दूसरा में कहता है अवरोही भुजा इसके लिए डैश है। तो ये अवरोही भुजा है, तो अवरोही भुजा जल के लिए क्या होता है, यह पारगम्य होता है। तो हमारे पास
पहले कॉलम में जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी अगर फर्स्ट नंबर का अगर हम उत्तर देखें पहले नंबर पर, तो ये हो जाएगा हमारा आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य हो जाएगा, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद जो है इसमें पारगम्य भराएगा। आशा करता हूँ आपको ये उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।